हेलो फ्रेंड्स, इजी मैथ स्टडी 4.0 में आपका स्वागत है। ये जो है आपका बायोलॉजी का पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट 1-2 में हम आपको थोड़ा थोड़ा पहले बता चुके थे। आइए लेकर के चलते हैं पार्ट थर्ड नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको बायोलॉजी को समाप्त कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो देखिए, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है फूलों के द्वारा। पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है, मादा मानव मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए, अंडाशय जो होता है ये मानव में ही, मादा में ही पाया जाता है। गर्भाशय भी मादा जनन के भाग है। देखिए, अंडवाहिनी भी है, जबकि शुक्राशय जो है ये मादा जनन का भाग नहीं है। यानी हो जाएगा इसका आंसर सी फॉर कैट। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पे कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न यानी मेल को क्या कहते हैं। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है इनको मेल को कहा जाता है निषेचन। क्या कहा जाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज। कौन हो जाएगा इसमें? नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो देखिए, इसमें से जो पपीता है ये हो जाएगा आपका एक लिंगी पादप का उदाहरण है ना। अगला प्रश्न है आपका, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है वो किस में होता है। तो मुकुलन जो द्वारा जो प्रजनन होता है ये आपके ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जो होता है प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में। और यही पूछता है कि विखंडन द्वारा किस में होता है। तो विखंडन द्वारा हम लोग बताते हैं कि अमीबा में होता है। विखंडन द्वारा किस में होता है? अमीबा में, जबकि मुकुलन द्वारा ईस्ट में। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो होता है हमारा, देखिए, फूलों में जो नर प्रजनन अंग है वो होता है पुंकेसर में। नर कहाँ पाया जाता है? देखिए, अंडप ये स्त्री केसर में होता है। वर्तिकाग्र ये भी स्त्री केसर का भाग है। वर्तिका ये भी स्त्री केसर, ये तीनों के तीनों जो है मादा जनन के भाग हैं, जबकि ये पुंकेसर जो है ये नर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आपका कि द्विखंडन कहाँ होता है। तो देखिए, द्विखंडन के जैसे ही बात किया गया आपका, तो द्विखंडन कहा जाए या बहुखंडन कहा जाए, जैसे ही विखंडन की बात की जाए तो अमीबा में होता है। विखंडन कहाँ होता है? अमीबा में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। तो देखिए, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। तो अभी तुरंत जस्ट हम बताएं आपको कि जहाँ आपको विखंडन की बात की जाए कि विखंडन के द्वारा किस में होता है जनन, तो विखंडन के द्वारा, अब इस विखंडन में अब ये द्विखंडन हो या बहुखंडन हो ये मैटर नहीं है। द्विखंडन या बहुखंडन दोनों ये अमीबा में ही होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका पत्तियां। किस में हो जाएगा? पत्तियां, लीफ। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है ये होता है आपके फैलोपियन नलिका में। कहाँ होती है? मानव महिलाओं में जो निषेचन की क्रिया होती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तने जो द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ये हो जाता है, देखिए, पुदीने में भी तना के द्वारा होता है, हल्दी में भी तना के द्वारा होता है, अदरक में भी तना के द्वारा होते हैं, यानी ये सभी में हो जाएंगे। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन का मतलब हुआ कि तने में जो है परावर्धन निकलना। तो देखिए, पुदीने के तने में भी परावर्धन निकलता है, हल्दी के तने में भी परावर्धन निकल जाता है, अदरक में भी निकल जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न आपका कि खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन के द्वारा जो जनन होता है ये आपको हो जाएगा सितारा मछली में। किसमें हो जाएगा? जीवों में, सितारा मछली में। अगला प्रश्न आपका, कायिक प्रवर्धन संभव है, यानी कायिक प्रवर्धन जो है
किसके द्वारा संभव है? तो कायिक प्रवर्धन हमारा जड़ों के द्वारा भी हो जाता है, तना द्वारा भी हो जाता है, पत्ती द्वारा भी हो जाता है, यानी इसका चला जाएगा आंसर उपयुक्त में सभी के द्वारा। अगला प्रवर्धन की प्रश्न आ रहा है कि तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तने पर जो अपस्थानिक कलियां पाई जाती है ये आलू में पाए जाते हैं, यानी आलू के हम लोग तना का भाग खाते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? ये हो जाएगा आपका हाइड्रा में। देखिए मुकुलन के द्वारा जनन कहाँ होता है? हाइड्रा में, है ना। विखंडन के द्वारा कहाँ हो जाएगा? अमीबा में। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो कहाँ होता है? तो हो जाएगा अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है ये हमारा ईस्ट में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ईस्ट में, यानी हो जाएगा। चले जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए मानव मादा जनन तंत्र का तो उसमें कौन सा भाग नहीं है पूछा गया है। अंडाशय तो है ही, गर्भाशय है ही, डिंब वाहिनी भी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका हो जाएगा, यानी आंसर जाएंगे C4 कैट के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि पराग कोश में होते हैं। तो देखिए पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण। यही पराग कण जो है फूलों के वर्तिकाग्र तक पहुंच करके निषेचन करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मादा युग्मक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बंधु? मादा युग्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाबू आपके स्क्रीन पे कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो देखिए एड्स रोग का जो प्रमुख कारण है ये हो जाएगा आपको असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क करने से क्या हो जाता है? एड्स की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का जो रंग होता है ना वो अधिकतर हरा हो जाता है। हरा होता है। देखिए पौधे तो ज़्यादातर हरा होते ही हैं, इसलिए पूछा जाता है कि पंखुड़ियों का रंग भी होता है अधिकतर कैसा होता है? तो ये हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न है आपका कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो देखिए फूल का जो अंडाशय जो भाग है ना, फूल का जो ये जो अंडाशय भाग है यही किस चीज़ में बदल जाता है? फल में, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पर। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए प्रांकुर कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियों में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पर, एकल जीवों में प्रजनन की कैसी विधि है? तो एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि है ये सभी प्रकार की विधियां होती है एकल जनन में। अगला प्रश्न है आपका लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो देखिए लैंगिक जनन में जो है आपका नर एवं स्त्री दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? नर और मादा की। जनन जो होते हैं आपको ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं लैंगिक और एक होते हैं अलैंगिक। अलैंगिक मैं आपको बताते चलूँ कि लैंगिक जनन में होता है जो एक जीव की आवश्यकता होती है, सॉरी दो जीवों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। तो यह सवाल पूछा गया कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, हाँ तो नर एवं मादा दोनों जीवों की। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो है पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर देखिए पुंकेसर जो है यहीं से पता चलता है कि ये जो है पुरुष है, यानी नर है। अगला प्रश्न है आपका, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं। तो पुरुषों में जो है यौनारंभ होने के जो लक्षण हैं, देखिए पुरुषों में दाढ़ी एवं मूछ उगना ये भी सही है, कंठ फूल जाना ये भी सही है, मांसपेशियों में उभार आ जाना ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, स्त्रियों में यौनारंभ के क्या लक्षण हैं?
तो स्त्रियों में स्तनों में वृद्धि हो जाती है, नितंबों में उभार आ जाता है, रजोधर्म शुरू हो जाता है। ये सभी इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन, यानी जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है। तो मनुष्यों में जो नर जननांग है इनमें से कौन है, तो वृषण है ही, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न आ रहा है आपके, ये रहा स्क्रीन पे, और ये जो प्रश्न है आपका कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो देखिए शुक्राणुओं का जो मोचन है ये हमारे शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ हो जाता है, शुक्रवाहिका में। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो देखिए स्त्रियों में जो है 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इन दोनों अंडाशयों में से ही बारी बारी से एक एक महीने पर एक एक अंडाणु जो है निकलते जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो देखिए मनुष्य में जो है निषेचन के फलस्वरूप ये युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। चलिए आप लोग बने रहिए लगातार हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको नाम मिले। तो अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में जो बने शुक्राणु होते हैं ये संचित होते हैं हमारे अधिवृषण में। कहाँ संचित रहते हैं, अधिवृषण में। अगला प्रश्न है आपका, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं उसे कहा जाता है निकेत। निकेत कहा जाता है उसको, निकेत, जो नियंत्रण से बाहर हो जाए। अगला प्रश्न है आपका, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए एक लिंगी पुष्प जो है वो कहा जाता है पपीता का। ये पीछे भी प्रश्न आपका आया हुआ था कि एक लिंगी पुष्प किससे कहा जाएगा आपका, तो ये कहा जाएगा पपीते का, पपीते को, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि मानव मादा अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो देखिए मानव जनन अंग जो है ये आपको 18 साल में, बिल्कुल 18 साल में जो है एकदम परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। देखिए इस प्रश्न में कई लोग मार देंगे ऑप्शन में 12 वर्ष। तो 12 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, परिपक्व नहीं होते। 12 वर्ष में प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये क्या नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते। लेकिन 18 वर्ष जो है इसमें क्या होता है कि परिपक्व हो जाते हैं चीज़ें, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये आपके, देखिए पहले तो शुक्राणु है पुरुष का भाग, तो गर्भाशय में बिल्कुल नहीं होगा, अंडाशय तो और उल्टांग पटांग है, इनमें सभी होगा नहीं, तो जाएंगे आपका वृषण में। अगला प्रश्न है आपका, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है यह पाया जाता है स्त्री में। कहाँ पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है, स्त्री में। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि पाई जाती है वो पाई जाती है मुकुलन की विधि। कौन सी विधि, मुकुलन विधि। अगला प्रश्न है आपका, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। देखिए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो ये आपका पुंकेसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, पुंकेसर। अगला प्रश्न है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। इसका जवाब है आपका काई की विधि का। किसका, काई की विधि का। अगला प्रश्न है आपका, मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है गर्भाशय। मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर यानी मिल करके एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, उसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अगला प्रश्न है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। जो माँ के जो रुधिर से पोषण मिलता है ये मिल जाता है भ्रूण को। किसको मिलता है,
देखिए गर्भाशय को तो पोषण की आवश्यकता ही नहीं होती, ग्रीवा को भी आवश्यकता नहीं होती, शुक्राणु को भी नहीं। भ्रूण जो होता है क्या होता है, ये बच्चे का रूप होता है। भ्रूण कहा जाता है जब बच्चा बनना शुरू होता है पेट में उसको, तो माँ के रुधिर से यानी ब्लड से पोषण किसको मिलता है, भ्रूण को, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है, तो 9 महीने। मानव मादा में जो गर्भकाल का जो समय होता है यानी बच्चे पैदा होने का जो समय होता है कितना, 9 महीना। अगला प्रश्न है आपका, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, तो देखिए ऋतुस्राव जो है 2 दिनों से लेकर के 8 दिन, इससे कम नहीं जाता। 2 दिनों से अगर कम भी ऋतुस्राव है तो ये भी बीमारी है, अगर 2 दिनों से ज़्यादा 8 दिनों से ज़्यादा भी ऋतुस्राव है तो ये भी बीमारी है। दोनों स्थितियों में इलाज करानी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो देखिए निषेचन क्रिया के बाद जो है युग्मनज में भ्रूण बनता है। मैंने बताया था आपको कि क्या बनता है, भ्रूण, यही आगे आगे जा करके विकास होकर के बच्चे का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका जनन। क्या कहलाता है आपका, जनन, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया था तो कि जनन जो होते हैं आपके ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, है ना। इसमें यही मैंने बताया था कि लैंगिक जनन में 2 तरह के जीव भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में केवल एक ही तरह के जीव भाग लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो देखिए आपको हम बताते चलें कि विखंडन ये भी अलैंगिक जनन में ही होता है, मुकुलन भी अलैंगिकी में होता है, बीजाणु जनन अलैंगिक में होता है, यानी इसमें से सभी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। फिर से प्रश्न देखिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो ये मुकुलन जनन में, किस में निकलता है, मुकुलन में। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो देखिए पराग कोश में क्या पाया जाता है, इसका जवाब हो जाएगा आपका आंसर पराग कण। पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कण। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है, तो स्त्री केसर के जो आधारीय भाग है वो कहा जाता है अंडाशय। किसको कहा जाता है, स्त्री केसर का सबसे मेन जो बेसय भाग है उसे अंडाशय कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पर कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर का जो अग्रभाग है उसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। क्या कहा जाता है आपका, परागकोश। अगला प्रश्न है बाबू कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो निषेचन की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। अमाशय में नहीं, अमीबा में नहीं होता, ईस्ट में भी नहीं होता, क्योंकि इस में जो है आपको अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, क्या बनाती है आपका, तो निषेचन के फलस्वरूप जो है अंडाशय की दीवारें आपका निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, फल बनाने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, तो बीजांड की जो दीवारें हैं ये मोटी होकर के बीजावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीज आवरण। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो ये जो है आपका शुक्रवाहिका, ये केवल पुरुष जननांग में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है, जिसे अंग्रेजी वर्ड है जाइगोट, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है, तो ये जो आपका हो जाएगा 14वें दिन। कौन सा दिन हो जाएगा आपका, 14वें दिन। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा स्क्रीन पे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। देखिए कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो देखिए एड्स जो है ये जनन के कारण ही होता है, गोनोरिया ये भी महिलाओं में जनन के कारण ही हो जाता है,
सिफिलिस ये भी महिलाओं में होता है जनन के कारण, एड्स दोनों में हो सकता है। टाइफाइड जो है ये बुखार का प्रकार है, इसको जनन से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपका चैप्टर समाप्त हो गया, अगला चैप्टर है आपका। तो प्रश्न पूछता है फर्स्ट नंबर में कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे डार्विन। कौन हो जाएंगे दोस्तों, डार्विन। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिएगा मनुष्य में जो होते हैं टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन अगर जोड़े की बात की जाए तो 46 गो जो गुणसूत्र होगा उसको हम लोग बोलेंगे 23 जोड़ा। कितना जोड़ा बोलेंगे, 23 जोड़ा, है ना, यानी जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पे प्रश्न है आपका, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो देखिए कीटों के पंख जो हैं और चमगादड़ के पंख हैं, ये दोनों जो हैं समृद्धि अंग हैं। क्या है देखिएगा, अगर बने एक जैसे हों, बने एक जैसे हों और काम अलग हो, बने सेम हों और काम जो है उनका अलग हो, तो उसको बोलते हैं समृद्धि अंग। जैसे कीट का पंख है, चमगादड़ का पंख है, तो दोनों पंख ही, लेकिन कीट के पंख, कीट जो है अपने पंख से उड़ते नहीं हैं, जबकि चमगादड़ अपने पंख से क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो इसको बोलेंगे समृद्धि अंग। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, तो ऐसी संरचनाओं को बोला जाता है अवशेषी अंग। क्या बोला जाता है, अवशेषी अंग। वैसे अंग जिसकी रचनाएं जो है हमारे शरीर में पाया तो जाता है लेकिन कोई काम नहीं है, उसको बोलते हैं अवशेषी अंग। जैसे हमारे शरीर में अपेंडिक्स है, कौन है आपका, हमारे शरीर में जो है अपेंडिक्स जो है ये आपका अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है आपका, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द की जो प्रस्तावना दिया था वो दिया गया था आपके, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो मुझे लगता है इसमें से कोई नहीं होगा। वाटसन ने भी नहीं दी थी, बेंडेन में भी नहीं दी थी, मेंडल ने भी नहीं दी थी, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, चलिए स्क्रीन घूम गया था। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों का पुनः खोज से संबंधित है। तो देखिए इसमें से जो वैज्ञानिक हैं सर्मक, ये मेंडल के जो ये जो मेंडल है, मंडल इनके नियमों के खोज से संबंधित है, रिलेटेड है, ये हैं सर्मक। अगला प्रश्न है आपका, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी किस चीज़ के बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए के, डीएनए प्रोटीन एवं आरएनए के। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ हैं। तो कोशिका के जो अनुवांशिक पदार्थ हैं होते हैं डीएनए। कौन होते हैं बंधु, डीएनए। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द जो प्रस्तुत किए वो प्रस्तुत करने वाले हैं जॉनसन। किसने प्रस्तुत किया, जॉनसन ने। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं। तो मलेरिया मादा उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो होता है गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, जैसे ही डेंगू की बात की जाए तो ये होता है साफ जल में। देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल में, जबकि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है ये साफ जल में होता है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो अवशेषी अंग का जो उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी। कौन हो जाएंगे, सभी। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, समजात अंगों के उदाहरण कौन है। तो देखिए समजात अंगों के जो उदाहरण है वो है हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, अग्रपाद। देखिए हमारा हाथ जो है और कुत्ते का अगला पैर है, ये बनावट में एक जैसे हैं, बनावट में एक जैसे हैं और काम अलग अलग करते हैं। बनावट सेम है दोनों का, बनावट कैसा है दोनों का, सेम है,
लेकिन कार्य कैसा है, अलग अलग है। तो ऐसे को बोलते हैं समजात अंग, जिनके बनावट एक जैसे हों और काम कैसे हों, अलग अलग हों, तो उसको बोलते हैं समजात अंग। लेकिन जिनकी बनावट काम एक जैसे हों और बनावट अलग अलग हों, उसको बोलते हैं समरूप अंग। तो अगला प्रश्न आ रहा है आपका, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से जो है हमारी सबसे अधिक समानता पाई जाती है चिंपैंजी के साथ। चिंपैंजी प्रजाति का एक बंदर होता है, उसी के साथ। अगला प्रश्न है आपका कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विकास कितनी होती है। तो ये अधिक होती है। कितना हो जाता है, अधिक। अगला प्रश्न है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना। ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। और मेंडल ने जो है अपने प्रयोगों के लिए मटर को चुना था। किसको चुना था, मटर को। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। तो फ्रेडरिक मिसर जो हैं इन्होंने न्यूक्लिक नाम दिया था, वो दिया था आपको नाभिक अम्ल को। किसको दिया था, नाभिक। न्यूक्लिक अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी होता है नाभिक। अगला प्रश्न है, किसने प्रमाण दिया कि जीन जो होते हैं गुणसूत्र का भाग है। जीन किसका भाग है, गुणसूत्र का। तो इसका प्रमाण दिया गया था 1902 ईस्वी में, और ये प्रमाण देने वाले थे बोवरी एवं W.S. सट्टन, है ना, यानी ऑप्शन सी फॉर कैट। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है 2 कुंडलित धागों का बना होता है, इसे अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में 2 समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना एवं परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए उसको कहा जाता है आपका, देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि जिनकी मूल रचना एक जैसी हो, मूल रचना कैसी हो, एक जैसी, भले ही वो काम अलग अलग करें, उसको बोलते हैं समजात अंग। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये तो आप आंख बंद करके मारिए, शरीर में किसी तरह का झोल झपाटा हो, ये उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो 5 तरह के लक्षणों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात कितना था। तो उस समय जो लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात जो था 3:1 का था। कितने का था, देखिए लंबे मतलब बड़ा और नाटे मतलब छोटा, तो 3 जो है आपका बड़ा है और 1 जो है आपका छोटा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटिक अनुपात कितना था। तो द्विसंकर क्रॉस जो है ये फिनोटिक अनुपात था आपका 9:3:1। कितना था, 9:3:1। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखिए स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो दोनों एक जैसे होते हैं, यानी एक सेक्स। अगला प्रश्न है आपका, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वे अलग अलग होते हैं, यानी एक्स और वाई। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पर कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी, डार्विन के द्वारा। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। और आपका ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है अपने आप में। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, मानव का उद्भव कहाँ हुआ है। तो मानव का जो उद्भव है, शुरुआत है, ये अफ्रीका से माना जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। तो चमगादड़ एवं इसके देखिए चमगादड़ के पंख एवं पक्षी के पंख काम तो एक जैसे हैं लेकिन बनावट अलग अलग होते हैं, तो ये हो जाएंगे समरूप अंग। बनावट एक जैसे रहेंगे तब समजात होंगे, चूंकि बनावट अलग अलग है तो समरूप हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास
इस सिद्धांत के जनक कौन थे? फिर से प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। और अगला प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पर कि इनमें कौन सही है? देखिए, इनमें कौन सही है तो अब ध्यान से पढ़िएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एटोमी नहीं होता, यानी ये गलत है आपका। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म दिया हुआ है, डीएनए, डीऑक्सी ये होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और अगला प्रश्न आ रहा है, ये रहा स्क्रीन पर, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कान के जो निचले हिस्से होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कर्णपाली। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। आदमी कहता है ना, मारो कर्मा के जड़िया था, तो कर्मा के जड़िया के कर्णपाली बोलते हैं, कर्णपाली। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। अगला प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को समझाया था सबसे पहले लामार्क ने। किसने समझाया था? लामार्क। अगला प्रश्न आ रहा है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विभिन्नताएं जो होती हैं मूलतः 2 प्रकार के, यानी 2 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो किसी जीव की जो जीन संरचना है वो उसका कहलाता है जीनोटाइप और जीन प्रारूप दोनों, यानी जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी के साथ, जीन टाइप और जीन प्रारूप दोनों। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये रहा स्क्रीन पर, अब ध्यान से देखते चलेंगे कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लक्षण प्रारूप, यानी फेनोटाइप। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे एकदम व्यक्तिगत जीवन में वो पादरी थे। अगला प्रश्न है कि मेंडल के जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया गया? तो पी से। मेंडल के जो जनक पीढ़ी था उसको किस लेटर से डिनोट किया गया? पी से। फिर वही P1 P2 P3 आगे जा करके बनते चला गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पर कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक विषमष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जीन कोष। क्या कहलाता है बंधु? जीन कोष। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें, देखिए जाति उद्भवन की बात की जाए तो ये उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होने वाले जीवों में जाति उद्भवन का कोई काम नहीं है, यानी लैंगिक जनन जिसमें होता है उसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए अनुक्रमण के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? तो डीएनए अनुक्रमण के तुलना करके अध्ययन द्वारा किसी जीवों के पूर्वजों को खोजने की प्रक्रिया यह आपका कहलाता है आणविक जातिवृत्त। क्या कहला जाएगा? आणविक जातिवृत्त, यानी ऑप्शन जाएंगे हम लोग बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अनुवांशिकी का पिता वैसे कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न आ रहा है आपका बोर्ड पे, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो देखिए, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो ये होता है मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडल के मतों के अनुसार। अगला प्रश्न है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो देखिए, डीएनए की अगर बात की जाए तो डीएनए में जो होते हैं 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कितने प्रकार के? 2। अगला प्रश्न है, पक्षी के तथा तितली के पंख कैसे हैं? तो देखिए, पक्षी के
और तितली के जो पंख होते हैं वो होते काम तो उड़ने का करते हैं, लेकिन बनावट अलग अलग होते हैं। यानी इनको समझात अंग तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, असमझात अंग। क्या बोलेंगे? असमझात अंग, या नाम दे सकता है आपका समरूप अंग। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पे, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है आपको जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी किससे है? तो अफ्रीकी मानव का जो है सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी प्रजाति के बंदर से बा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए चैप्टर चेंज हो गया और चैप्टर चेंज हुआ जिसका फर्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन जैव अनिम्नीय पदार्थ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डीडीटी इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा, डीडीटी, है ना। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? यानी जल में पाया जाने वाला। देखिए बकरी जल में पाया जाता है, शेर जल में पाया जाता है, नहीं, खत्म। शैवाल, जलीय कीट, मछली, हाँ ये हो जाएगा। देखिए इसमें बात की जाए तो मनुष्य जल में भी नहीं होता है, इसमें भी मनुष्य हट जाएगा। ऑप्शन को हटाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे, जो कि प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? देखिए उपभोक्ता की श्रेणी में अगर कहा जाए, उपभोक्ता का मतलब उपभोग करने वाला, आई मीन खाने वाला। हरे पौधे बेचारे किसी और को तो खाते नहीं, हरित शैवाल ये भी पौधों की श्रेणी में आते हैं, फूल और पत्ते ये भी किसी को नहीं खाते, खाने का काम जंगली जानवर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो देखिए एक जैविक प्रक्रम जो द्वारा जो है खुद से अपघटित होने वाला पदार्थ है वो होते हैं सूखे घास और पत्ते, सूखे घास और पत्ते। अगला प्रश्न आ रहा है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हमारे जो हरे पौधे हैं ये कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? यानी उत्पन्न करने वाले। उत्पादक मतलब बनाने वाले। देखिए दो वर्ड आते हैं, उत्पादक, उत्पादक मतलब होता है बनाने वाले, एक होते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी खाने वाले। दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी मिल सकता है। तो उत्पादक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें मुर्दाखोर कौन है? 7वां नंबर पूछता है कि इनमें मुर्दाखोर कौन है? सब तो मुर्दाखोर है, चील मुर्दे खाए वाला है, सियार मारिए खा जाएगा, कौआ भी मार देगा मुर्दा के, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? तो निम्नलिखित में कौन इसमें अजैव निम्नीकरणीय है? तो देखिए अजैव निम्नीकरण का मतलब जो आसानी से सड़ता गलता नहीं हो। कागज तुरंत सड़ जाएगा, लकड़ी भी सड़ गल जाता है, कपड़ा भी सड़ गल जाएगा, ससुरा प्लास्टिक नहीं सड़े गलेगा, इसलिए सरकार बार बार प्लास्टिक पे बैन लगा रही है। अगला प्रश्न आ रहा है 9 नंबर में कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन से जो हैं पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? इसका हो जाएगा आंसर वायु। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इसका हो जाएगा आपका प्लास्टिक। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैव अनिम्नीकरणीय की बात की जाए तो ये प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है वह है सूर्य। सबसे मुख्य स्रोत क्या है आपका? सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र नहीं है तो देखिए जंगल ये भी स्थल पर, घास का मैदान जमीन पर, मरुआ स्थल जमीन पर, एक्वेरियम जो है यह स्थलीय नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा B4 बॉल। अगला प्रश्न है आपका, CFC क्या है? तो CFC जो है इसका पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो
कार्बन, है ना। अगला ऑप्शन प्रश्न है आपका कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहा जाता है। तो मृत सजीव को जो खूब पचा जाते हैं एकदम सड़ा गला करके, उसको अपघातक बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। तो वन अगर अधिक कट जाने लगेंगे तो वर्षा भी कम हो जाएगा, भूस्खलन भी शुरू हो जाएगा, भूमि अपरदन और बाढ़ भी आ सकता है। यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। देखिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर में, जैव वातावरण में कौन शामिल है। जैव वातावरण में आपके शामिल हो जाएंगे जंतु, पौधे और मनुष्य। जंतु, पौधे और मनुष्य। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर में, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं तो उसको बोलते हैं शाकाहारी। नहीं, शाकाहारी कैसे बोलेंगे, सर्वाहारी यानी सर्वभक्षी। क्या बोलेंगे, देखिए केवल मांस खाने वालों को मांसाहारी, केवल साग सब्जी खाने वालों को शाकाहारी, दोनों खाने वाले को सर्वाहारी, है ना, सर्वभक्षी। नेक्स्ट प्रश्न बा, जीवाणु एक कवक कहलाते हैं। जीवाणु जो होते हैं ये कैसे कवक कहलाते हैं, अपघातक कवक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, अपघातक। तो अगला प्रश्न है स्क्रीन पे कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। तो हरे पौधे के द्वारा। सौर ऊर्जा जो है जीव मंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है, हरे पौधों के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है। किसको अवशोषित कर लेता है भाई, प्रश्न में ही पूछा गया है कि ओजोन परत जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य के द्वारा आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है ना। सूर्य के द्वारा आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। प्रत्येक पारितंत्र होता है। देखिए अब जो प्रत्येक पारितंत्र होता है ये होता है गत्यात्मक तंत्र। क्या होते हैं, गत्यात्मक तंत्र होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। तो पर्यावरण जो होता है ये आपका मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका कि पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। तो पारितंत्रकों की जो जैविक घटकों की श्रेणियां जो हैं वो निम्न में से हो जाएगा आपका आंसर। पारितंत्र में उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, ये सभी हो जाएंगे। देखिए उत्पादक जो होते हैं ये उत्पन्न करने का काम करते हैं, उपभोक्ता खाने का काम करते हैं, अपघटक मरे हुए चीज़ को सड़ाने का काम करते हैं। ये सभी की जरूरी है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका घातक विष है। ओजोन क्या है, एक तरह का घातक विष है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारेतंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारेतंत्र का जो उदाहरण हो जाएगा बगीचा और खेत। देखिए वन और तालाब ये कृत्रिम नहीं है, लेकिन बगीचा और खेत ये कृत्रिम पारेतंत्र है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत जो पाया जाता है ये पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न आ रहा है 27 नंबर में कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। इसका जवाब हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, पुष्प और चमड़ा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा आहार श्रृंखला का मतलब हुआ वैसी श्रेणी जिसमें एक दूसरे जीव जो है खाने के उद्देश्य से एक दूसरे पर आधारित रहता है। जैसे ये अगर पहले नंबर में है, दूसरे नंबर में है, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में, तो दूसरा खाने के लिए आधारित है पहला पर, तीसरा खाने के लिए आधारित है दूसरा को, चौथा खाने के लिए आधारित है तीसरा को। इस श्रेणी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। तो आप देखिए पहला नंबर में गेहूं तो घास खा नहीं सकता, यानी ये पहला नंबर गलत। देखिए गाय तो बकरी खा नहीं सकता, दूसरा नंबर गलत। मछली घास खा नहीं सकता, तीसरा नंबर गलत। दूसरा नंबर में आइए तीसरा चौथा गलत। बी में आइए बकरी जो है घास को खा जाएगा,
मानव बकरी को भी खा सकता है, यानी इसमें निर्माण हो रहा है बी नंबर में। अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होते हैं? तो देखिए वन पारिस्थितिक तंत्र में जो होते हैं हिरन, इनको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी खाने वाला पहला नंबर में आदमी। देखिए पहला में घास हो जाएगा, दूसरा में हिरन हो जाएगा, तीसरा में बाघ हो जाएगा। तो ये तो उपभोक्ता है ही नहीं, ये तो उत्पादक है। ये क्या है आपका? उत्पादक। ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है। खाने के लिए ये पहले नंबर पे है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न आ रहा है आपका जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश। कौन है आपका? सौर प्रकाश। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपका घास स्थलीय पारित तंत्र में उत्पादक क्या कहलाता? उत्पादक है घास। कौन है उत्पादक आपका? घास। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 3 परमाणु। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पर कि अपघातक का उदाहरण इनमें से कौन है? तो अपघातक का जो उदाहरण है, देखिए अपघातक मतलब जो मरे हुए जीवों को सलाने गलाने का काम करे। तो बाघ नहीं होगा, बकरी नहीं होगा, पौधे तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसका जवाब हो जाएगा छोटे कीड़ों में कवक। ये छोटे कीड़ों का काम होता है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको? तो देखिए चिपको आंदोलन जो है मुख्य रूप से वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था, यानी जाएंगे ऑप्शन बी फॉर बॉल के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल ये सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बा आपका 36 नंबर में जैव घटक के उदाहरण हैं। तो देखिएगा जैव घटक के उदाहरण पौधे भी होंगे, मनुष्य होंगे, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो उत्पादकों पर जो निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। अगला प्रश्न है आपका उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो उपभोक्ताओं को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता खाने के उद्देश्य से पहला नंबर पर प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा नंबर पर द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरे नंबर पर तृतीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पे इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो इसमें से मनुष्य जो है, देखिए हिरण जो है मांस नहीं खाता, तिलचट्टा घास नहीं खाता। मनुष्य जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सर्वाहारी, दोनों दाना खा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? देखिए सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जो है ये हो जाएगा आपका, यानी छोटा उपभोक्ता जीव ना, तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु भी और कवक भी, यानी जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन यानी जंगल वाला आहार श्रृंखला कौन है? तो देखिएगा बाघ, घास, हिरन। देखिए घास तो बाघ खाएगा नहीं, जंगल में तो है लेकिन ये खाने के हिसाब से होना चाहिए। हिरन घास खा जाएगा, बाघ हिरन को खा जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी को। अगला नंबर 42 नंबर में सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो सूर्य के द्वारा जो निकला हुआ पराबैंगनी किरणें हैं ये भी बताए थे आपको कि ओजोन परत में अवशोषित हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? ओजोन परत में। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो इसके द्वारा हो जाएगा त्वचा कैंसर। कैंसर हो जाएगा व्यक्ति को। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कितने परतों में बांटा गया? वायुमंडल को जो है कितने परतों में बांटा गया है? तो वायुमंडल के टोटल 5 परतों में बांटा गया है, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरीके से करके। अगला प्रश्न है पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो पादप खाने वाले जीव को बोलते हैं शाकाहारी। जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं उसको बोलते हैं शाकाहारी। जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी। दोनों खाएंगे सर्वाहारी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है?
तो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बायोगैस। कौन हो जाएगा? बायोगैस। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो नले नालियों में अवरोध भी हो जाता है, यानी नलियाँ जाम हो जाती है, मिट्टी भी प्रदूषण हो जाती है, मानव शरीर में अवैध जैव आवर्धन भी हो जाता है, यानी जाएंगे ऑप्शन D4 डॉग के साथ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? देखिएगा, इसका एक प्रश्न आपको एग्जाम में कन्फर्म पूछेगा, और अगर इस तरीके से लिखे हुए चीज़ों में आप कन्फ्यूजन में हैं तो इसका मैं एक उदाहरण, एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप एक ऐसे श्रेणी को खोजिए जिसमें से जीव जो इस 1 2 3 4 जो जीव रहें वो इस रूप में रहें कि दूसरा जीव पहला को खा जाए, तीसरा दूसरा को खा जाए, चौथा तीसरा को, माने एक दूसरे को खाने के लिए रहे। जैसे आप पहला नंबर में बात करें, यहाँ जो घास जो है कभी चूहा को नहीं खाएगा, पहला नंबर गलत। दूसरा, चूहा कभी घास को नहीं खाएगा, दूसरा नंबर गलत। आप इस तरीके से आराम आराम से चीज़ों को खोजते चलें। अच्छा, घास सांप भी नहीं खाएगा, तीसरा भी गलत। सांप मोर को भी नहीं खाएगा, यहाँ देखिए चूहे घास नहीं खाएंगे, ये भी गलत। अच्छा, सारे गलत तो हो नहीं सकते, यानी इसका एक और भी तरीका है कि घास आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगा। घास का नंबर पे दिखेगा आपको फर्स्ट नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चूहे घास फूस को खा जाते हैं और मोर जो है सांप को खा जाएगा, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर B4 बॉल के साथ। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो होते हैं वो ग्रहण करने वाले जो होते हैं, खाने वाले जो होते हैं, वो होते हैं उत्पादक, सॉरी उत्पन्न करने वाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन क्या है? उत्पादक हैं। तो उत्पादक कहा जाता है किसी को खाए न बेचारा, घास, क्योंकि खाने वाला को भोक्ता बोलते हैं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है सांप को। किसको कहा जाता है? इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। और देखिए आपको 51 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ, जो भी सही हुआ वो आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका अगले चैप्टर। चलिए अगला चैप्टर भी जो है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संशोधित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो देखिए हम लोग को सभी को, कोयला को भी संपोषित रूप से यानी ऐसे ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है कि ख़त्म ना हो। पेट्रोलियम को भी, किसको? पेट्रोलियम को भी, और वन को भी, पेट्रोलियम को भी और वन को भी, है ना, पेट्रोलियम को भी वन को भी, यानी सभी को। ऑप्शन D4 डॉग के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, विश्व के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो ये 70%। अगला, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो सबसे ऊंचा बांध बोला जाता है टिहरी बांध को। किस बांध को बोला जाता है? टिहरी बांध को। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी की लंबाई कितना बा? तो गंगा नदी की जो लंबाई बा वो 2500 किलोमीटर। कितना बा? 2500 किलोमीटर बा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है वो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जो बोलते हैं वैसे जंतु को जिसमें नर और मादा एक ही जीव में हो, नर भी हो प्लस मादा एक ही जीव में हो, इसको बोलते हैं उभयलिंगी। तो देखिए केंचुआ उभयलिंगी है, कृमि उभयलिंगी, हाइड्रा भी है, मछली जो है उभयलिंगी जीव नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो हमारे डार्विन साहब ने दिए थे। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन
निम्न में से कौन है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण अजैव साधन वो जल है आपका। क्या हो जाएगा आपका? जल। अगला प्रश्न है आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा अगर किसी क्षेत्र में होता है तो उसको बोला जाता है नम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? नम क्षेत्र। अगला प्रश्न आ रहा है हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था है उसको जाना जाता है कुल्हा के नाम से। कुल्हा के नाम से। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो अगर चिपको आंदोलन की बात की जाए तो चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगला प्रश्न आ रहा है आपका जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपका डी फॉर डॉग। देखिए जैव निम्नीकरण के मतलब जो सड़ गल जाते हैं, तो मल मूत्र सड़ गल जाएगा, वाहित मल ये भी सड़ गल जाएगा आसानी से, पेड़ पौधे के मृत शरीर आसानी से सड़ गल जाएगा, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। अगर जैव अनिम्नीकरण पूछा यानी नहीं सड़ने गलने वाले तो इसमें हो जाता प्लास्टिक। क्या होता? प्लास्टिक अनिम्नीकरणीय है। अगला प्रश्न है जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? देखिए क्वेश्चन आ गया जैव अनिम्नीकरणीय जो पदार्थ है इसमें से कौन हो जाएगा? तो देखिए शीशा भी जल्दी नहीं सड़ता गलता, आर्सेनिक भी नहीं, रेडियोधर्मी पदार्थ भी नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। प्लास्टिक रहता वो भी होता। जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जल को संरक्षण के लिए जल दिवस एक दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है बंधु? 23 मार्च को। कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कोलीफार्म जो है वो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब शुरू की थी? तो भारत सरकार जो है ये बांध संरक्षण योजना शुरू किया था, ये आपका शुरू किया था 1970 में। कब शुरू किया था? 1970 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अगर बात की जाए प्राकृतिक संसाधन नहीं की तो ये हो जाएगा जीवधारी। कौन हो जाएगा? जीवधारी। अगला प्रश्न है आपका यूरो 2 का संबंध है तो वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है? सॉरी यूरो 2 यहाँ पर है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो अगर भूमिगत जल की बात की जाए तो ये कुआं है। भूमि के अंदर का जल यानी कुआं, भूमिगत जल। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों जीव एक ही में हो, नर प्लस मादा। केंचुआ में, केंचुआ जो है एक उभयलिंगी है। कोलीफार्म किसको कहा जाता है? देखिए अगर कोलीफार्म की बात की जाए तो ये जीवाणु होता है। कोलीफार्म क्या है? एक तरह का एक जीवाणु है ये। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये एग्जैक्टली 7 होता है। स्वच्छ जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है आपका? 7। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो गंगा कार्य योजना जो है ये शुरू हुई थी 1985 में। कब शुरू हुई थी? 1985 में। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो अगर चिपको आंदोलन की जहाँ तक बात की जाए तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये आपको नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया, ये कहाँ में हुआ? तो ये हुआ था मिदानपुर में। कहाँ हुआ था? मिदानपुर में। अगला प्रश्न है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? यानी वनों को बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? तो आप वनों को बचाने के लिए अंधाधुंध कटाई को भी रोक सकते हैं, अतिचारण को भी रोक सकते हैं,
खानन को भी रोक सकते हैं, यानी जाएंगे ऑप्शन डी फॉर डॉ के साथ। अगला प्रश्न बा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपको जैव निम्नीकरण। क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के जो आर का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहता है? तो देखिए उसको बोलते हैं रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, यानी आर आर आर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल जो हॉटस्पॉट जो है ये कहलाते हैं जंगल। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध है ये खेजरी गांव से है। कहाँ से है? खेजरी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक जलमार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है चेक डैम। क्या बोलते हैं? चेक डैम। अगला प्रश्न आ रहा है, ये रहा स्क्रीन पर, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो ये जो है उत्पन्न हुए हैं आपके केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, सही बात है। केवल वनस्पतियों के मृत, ये भी सही है। सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, ये भी सही है, यानी जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो सभी हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन, है ना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।